हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोनेट कोचिंग क्लासेस। ये जो वीडियो है ये हमारा जो सीरीज चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसका ये फोर्थ पार्ट है। एंड बेसिकली इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू डील विद द डिफरेंट पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय है उनके जो जुरिस्डिक्शंस हैं, उनकी जो डिफरेंट पावर्स हैं, उसके बारे में आज डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इस टॉपिक से रिलेटेड कई बार पिछले, अगर हम पास्ट की बात करें, जो भी सारे एग्जाम्स आप कंसिडर करेंगे उस सारे एग्जाम्स में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, तो इसलिए ये बहुत जरूरी बनता है ये टॉपिक, और इसे प्लीज जरूर एंड तक देखिएगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। पहले जो है जुरिस्डिक्शंस एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसके ऊपर एक ओवरव्यू देख देते हैं, उसका एक इंट्रो, फिर आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। देखिए, दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैज कन्फर्ड ए वेरी एक्सटेंसिव जुरिस्डिक्शन एंड वास्ट पावर ऑन द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि अगर हम हमारे संविधान की बात करें, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बात करें, संविधान की तरफ से जो बहुत सारे जुरिस्डिक्शन और बहुत सारे पावर्स दिए गए हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट को। ओके, ये हम आगे डिटेल में देखेंगे क्या क्या है। ओके, बेसिकली नेक्स्ट अगर पॉइंट देखें हम, इट इज नॉट ए फेडरल कोर्ट ऑफ अपील लाइक द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट, बट ऑल्सो द फाइनल इंटरप्रेटर एंड गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, अगर हम कंपेयर करें हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसे फेडरल कोर्ट के साथ, जो कि अमेरिका में है, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के साथ अगर कंपेयर करें, इट इज नॉट ओनली ए फेडरल कोर्ट। उस हिसाब से ये सिर्फ एक फेडरल कोर्ट नहीं है, बट इट ऑल्सो इज द फाइनल इंटरप्रेटर एंड गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे संविधान का जो भी प्रोविजंस है उसको इंटरप्रिटेशन करने के लिए, उसका मीनिंग देने के लिए, उसको समझाने के लिए ये जो है हमारा फाइनल इंटरप्रेटर है। एंड ऑल्सो एक्ट्स एज ए गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के हिसाब से सारे काम होने चाहिए, उसके लिए भी ये ऐसे गार्डियन काम करते हैं। और साथ ही साथ क्या है, एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, उसके लिए भी ये गारंटर की तरह काम करता है हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है। ओके, नेक्स्ट फर्दर इट इज द एडवाइजरी एंड सुपरविजरी पावर्स। इसके दो और भी पावर्स हैं, जैसे कि ये एडवाइस भी दे सकते हैं रिगार्डिंग डिफरेंट इश्यूज, डिफरेंट मैटर्स व्हेनेवर आस्क्ड बाय द एग्जीक्यूटिव। जब भी एग्जीक्यूटिव को जरूरत पड़े उस दौरान ये एडवाइस ले सकते हैं बाय द सुप्रीम कोर्ट, फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट इनफैक्ट। एंड सुपरविजरी पावर, तो ये सुपरविजन भी देखेंगे, यानी कि कंट्रोल करेंगे एग्जीक्यूटिव को। ओके, इनके ऊपर एक नजर रखेंगे ताकि सारा काम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हो सके। आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, जो कि एक मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ओके, उन्होंने क्या कहा था रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट। देखिए, उनका एक कोट है, उन्होंने कहा था, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज मोर पावर्स देन एनी अदर सुप्रीम कोर्ट इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि अकॉर्डिंग टू अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ही राइटली रिमार्क दैट हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसके पास इतने पावर्स हैं कि दुनिया में किसी भी सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी भी कोई कोर्ट ले लीजिए आप, उनके पास इतना पावर नहीं दिया गया है। यानी कि हमारा जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इसके पास इतना पावर है, दैट इज दिस मच पावर नो अदर कोर्ट हैज इन द वर्ल्ड। ओके, तो इतना जो पावर किसी और कोर्ट के पास कहीं भी, किसी भी दुनिया के किसी भी देश में नहीं दिया गया है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, तो देखिए, अगर हम जुरिस्डिक्शंस और पावर की बात करें, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसे इस 7 कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं। ओके, वन बाय वन इसे हम डिस्कशन करेंगे आगे डिटेल में। तो पहले देखते हैं क्या क्या वो सारे पावर्स हैं। पहला जो है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस, रीड जुरिस्डिक्शंस, अपीलेट जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, एंड फाइनली अदर पावर्स। तो ये जो 7 कैटेगरीज आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे जो है जुरिस्डिक्शन एंड पावर हैं सुप्रीम कोर्ट के हमारे, जो कि हम इस वीडियो में डिटेल स्टडी करने वाले हैं जिन सारे टॉपिक्स के ऊपर। ओके, तो ये 7 टॉपिक्स के बेसिकली हम आज की इस वीडियो में डील करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पहला जो है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, ओरिजिनल मतलब खुद से, यानी कि फ्रॉम क्या कर सकते हैं आप, एक नया जुरिस्डिक्शन, यानी कि बाय इटसेल्फ जो जुरिस्डिक्शन ये अप्लाई करता है उसे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहते हैं। देखिए, जैसे कि एज ए फेडरल कोर्ट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स द डिस्प्यूट्स बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ इंडियन फेडरेशन। अगर बाय चांस अगर कोई इनकेस कोई सिचुएशन ऐसा अराइज होता है जिसमें कि कोई डिस्प्यूट आता है बिटवीन द डिफरेंट फेडरेशन, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ इंडियन फेडरेशन, यानी कि एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ, या फिर एक स्टेट का सेंटर के साथ, ओके, या फिर एक स्टेट का डिफरेंट मल्टीपल स्टेट्स के साथ, एक सेंटर का डिफरेंट स्टेट्स के साथ, तो इसी अगर कहीं से भी अगर कोई डिफरेंट यूनिट्स के बीच में, इंडियन फेडरेशन के डिफरेंट यूनिट्स के बीच में कुछ भी डिस्प्यूट्स निकलता है, देन इन दैट केस, उस केस में अपना ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस का जो पावर है ये यूज कर सकता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। देखिए, कौन कौन से वो डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, कौन कौन से टाइप के। मोर एलाबोरेटरी अगर हम कहें, एनी डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड वन और मोर स्टेट, सेंटर के बीच में और एक या फिर एक से ज्यादा स्टेट्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है रिगार्डिंग एनी मैटर। दूसरा जो है, द सेंटर एंड एनी स्टेट ऑफ और स्टेट्स ऑन वन साइड एंड मोर देन वन स्टेट्स ऑन द अदर, यानी कि देखिए, सेंटर और किसी स्टेट या फिर
मल्टीपल स्टेट्स, मोर देन वन स्टेट्स हो सकते हैं एक साइड में, और बाकी के जो स्टेट होंगे वो दूसरी साइड में होंगे। अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तभी भी ये जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का पावर है सुप्रीम कोर्ट वो अपना इस्तेमाल कर सकता है। एंड फाइनली बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, अब यानी कि अगर किसी भी दो स्टेट हो या फिर उससे ज्यादा स्टेट्स के बीच में इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स होंगे, देन इन दैट केस दिस कैन बी एप्लीकेबल। मोर देखते हैं, इन द above फेडरल disputes the Supreme Court has exclusive original jurisdiction। ये जो वर्ड एक है एक्सक्लूसिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ओके, ये जो वर्ड है एक्सक्लूसिव, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत सिग्निफिकेंस है इस लाइन में, बिकॉज इससे जुड़े भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो ये जो प्रोविजन हमने देखा ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है। ओके, और किसी भी कोर्ट, जैसे कि हमें पता है हाई कोर्ट्स या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या सेशंस कोर्ट्स, उनके पास कुछ ऐसा पावर नहीं है। ओनली द एक्सक्लूसिव राइट्स of original jurisdictions is with the Supreme Court of India। ओके, देखते हैं, no other court can decide such disputes। so ऐसे जो disputes होंगे सेंटर और स्टेट्स के बीच में हो या फिर स्टेट्स के बीच में हो, और वो जो dispute होंगे that is only or that can be decided only by the Supreme Court। okay, the power to hear such disputes in the first instance is not waived of appeal। एक और बात ये याद रखिए, देखिए ऐसे जो डिस्प्यूट्स होंगे ये अपील के थ्रू डिस्कशन नहीं किया जाएंगे, यानी कि इनके ऊपर कोई अपील नहीं करेगा कि ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ये डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर कोई डिसीजन दे दीजिए, कोई भी यानी कि कुछ फाइनल कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ये जो भी डिस्प्यूट्स होंगे, ऐसे टाइप के डिस्प्यूट्स होंगे, दिस इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, यानी कि खुद से वो अपना स्टेप लेके, जो सुप्रीम कोर्ट अपना स्टेप लेके उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और फाइनल डिसीजन देंगे। ओके, एंड द पावर टू हियर सच हियरिंग इन द डिस्प्यूट्स इन फर्स्ट इंस्टेंस जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ प्रोविजन है इससे जुड़े। देखिए, विद रिगार्ड्स टू द एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, 2 पॉइंट्स शुड बी नोटेड। दो और बात याद रखिए रिगार्डिंग दिस टॉपिक और दिस पावर। अगर हम बात करें, देखिए, द डिस्प्यूट मस्ट इन्वॉल्व ए क्वेश्चन वेदर ऑफ लॉ और फैक्ट और विच द existence or extent of a legal rights depend। okay, thus question of political are excluded। okay, ये जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शंस का पावर है या फिर ये जो पावर है सुप्रीम कोर्ट का, ये कभी यूज किया जा सकता है तभी जब भी एक क्वेश्चंस हो इन्वॉल्विंग ए लॉ और फैक्ट, लॉ किसी लॉ या फिर कोई फैक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, ऑन विच द एग्जिस्टेंस और एक्सटेंट ऑफ ए लीगल राइट डिपेंड्स। कोई भी लीगल राइट के ऊपर अगर ये बेस्ड हो तो उसी टाइप के टॉपिक के ऊपर ये इन्वॉल्व या फिर इसके ऊपर डिसीजन दे सकता है अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। अगर ये पॉलिटिकल नेचर का कोई क्वेश्चन हुआ तो ये एक्सक्लूडेड, दैट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट, यानी कि पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिकल नेचर का क्वेश्चन इसमें एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, एनी सूट brought before the Supreme Court by a private citizen against the center or an state cannot be entertained under this। ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिए, अगर कोई सिटीजन जाके कोई भी सेंटर के खिलाफ या फिर स्टेट के खिलाफ, किसी भी स्टेट के खिलाफ अगर ये कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यूज, कोई केस लेके जाते हैं, देन इन दैट केस इट विल नॉट बी एंटरटेन्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एज पर द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन इज कंसर्न। देखिए, कोई भी सूट या फिर कोई भी केस अगर कोई प्राइवेट सिटीजन लेके जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास अगेंस्ट द सेंटर और द स्टेट, देयर कैन नॉट बी एंटरटेन्ड अंडर दिस प्रोविजन। ये याद रखिए, ये दो एक्सेप्शंस है। फर्दर द जुरिसडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट डज नॉट एक्सटेंड टू द फॉलोइंग। और भी कुछ जगह है, कुछ सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शंस काम नहीं करते, दे डू नॉट एक्सटेंड टू दैट। क्या क्या सेक्टर्स हैं देखते हैं। A dispute arising out of pre-constitutional treaty, agreement, covenant, engagement और similar type of instrument। अगर एक डिस्प्यूट निकलता है, अगर एक डिस्प्यूट होता है रिगार्डिंग एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी, यानी कि हमारे जो संविधान बनने से पहले ओके कोई भी ट्रीटीज हुए होंगे, एग्रीमेंट्स हुए होंगे, कॉन्टैक्ट्स, डील्स या फिर कुछ भी ऐसे एंगेजमेंट, इस तरह के कुछ भी इंस्ट्रूमेंट्स या फिर कुछ भी ऐसे डीलिंग्स हुए होंगे, अगर उससे जुड़ी कुछ भी अगर डिस्प्यूट्स निकल रहे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले के हैं, देन इन दैट केस इट विल नॉट बी एंटरटेन अंडर द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। वो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के अंडर नहीं आते। सिमिलरली सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, सेकंड एक्सेप्शन, ए डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी ट्रीटी, एग्रीमेंट एक्सेट्रा which specifically provides the said jurisdiction does not extend to such a dispute। यानी कि अगर किसी भी ट्रीटी, किसी भी एग्रीमेंट जो कि कहीं पे कभी भी हुआ हो, ओके, उसमें क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि ये जो जुरिसडिक्शन है ये एक्सटेंड नहीं करता ओके टू सच ए डिस्प्यूट, देन इन दैट केस दे विल नॉट बी एंटरटेन्ड। यानी कि वो ट्रीटी में, वो एग्रीमेंट में अगर क्लियरली मेंशन किया गया है जो प्रोवाइड करता है कि जो जुरिसडिक्शन के अंडर नहीं आएंगे, देन इन दैट केस वो उसके ऊपर ओरिजिनल जुरिसडिक्शन नहीं हो सकता सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। जो इंटर स्टेट है वाटर डिस्प्यूट्स हैं, ओके, जो भी वाटर डिस्प्यूट्स से रिगार्डिंग डिफरेंट इंटर स्टेट वाटर कमिटीज सेटअप किए जाते हैं, फोरम्स या फिर कहीं हम ट्रिब्यूनल सेटअप किए जाते हैं, ओके, सो वो उसके ऊपर डिस्कशन करने का, और ना कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऐसा ओरिजिनल जुरिसडिक्शंस का पावर नहीं रहता इन दैट केस। आगे बढ़ते हैं।
मैटर्स रेफर टू द फाइनेंस कमीशन, जो भी फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड मैटर होंगे वो भी इसके अंडर नहीं आते। सिमिलरली एडजस्टमेंट ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस एंड पेंशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, ये भी देखिए पेंशन से रिलेटेड या फिर कोई पैसे से रिलेटेड मैटर हो, यानी कि देखिए पेंशंस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट उससे जुड़ी कुछ बातें हैं, देन इट आल्सो डजंट कम अंडर ओरिजिनल जुरिसडिक्शंस। सिमिलरली ऑर्डिनरी डिस्प्यूट ऑफ कमर्शियल नेचर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, यहाँ पे भी देखिए कमर्शियल नेचर से जुड़ी कोई बात हो, कोई इश्यूज हो, इट विल आल्सो नॉट बी एंटरटेन। सिमिलरली रिकवरी ऑफ डैमेजेस बाय स्टेट अगेंस्ट द सेंटर, अगर स्टेट के द्वारा कुछ डैमेज किया गया है सेंटर का, जो कि फाइनेंशियली वैसे भी आ रहा है, पैसा का मैटर आ रहा है, देन इन दैट केस ये जो प्रोविजन है ये उसके ऊपर लागू नहीं होगा। तो ये जो एक्सेप्शंस हैं, ये जो केसेस हैं जिस केस में आपका जो ये ओरिजिनल जुरिसडिक्शन एक्सटेंड नहीं हो सकता, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जरूर, ये एग्जाम से पूछे जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन 1961 द फर्स्ट सूट, ये जो पहला सूट था रिगार्डिंग ओरिजिनल जुरिसडिक्शन वो 1961 में आया था। अंडर द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज ब्रॉट बाय वेस्ट बंगाल अगेंस्ट द सेंटर, वेस्ट बंगाल की तरफ से सेंटर के अगेंस्ट में आया था। द स्टेट गवर्नमेंट चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द कोल बेयरिंग एरियाज एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957 पास्ड बाय द पार्लियामेंट। तो इन्होंने क्या किया, ये चैलेंज कर दी, ये जो स्टेट गवर्नमेंट थे ये चैलेंज किए द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो था सेंटर की तरफ से रिगार्डिंग द कोल बेयरिंग एरियाज एंड डेवलपमेंट। ओके, वो एक्ट को ये चैलेंज करने के लिए ये फर्स्ट पहला जो जुरिसडिक्शन इंट्रोड्यूस आया था, किया गया था। ओके, हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट डिसमिस्ड द सूट अपहोल्डिंग द वैलिडिटी ऑफ द एक्ट, और इस केस का कंक्लूजन क्या था, वो एक्ट एज इट इज रखे थे, यानी कि वो सूट जो था या फिर वो जो केस फाइल हुआ था उसे ये कैंसिल कर दिया। ओके, और ये जो एक्ट था वो एज इट इज रहा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो पावर्स एंड दूसरा जो जुरिसडिक्शन है वो है रिट जुरिसडिक्शन। ओके, इसमें क्या होता है देखते हैं। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दिया गया है कि वो डिफरेंट रिट्स इश्यू कर सके। ओके, देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन हैज कॉन्स्टिट्यूटेड द सुप्रीम कोर्ट एज द गारंटर एंड डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। जैसे कि हमें पता है जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है दैट एक्ट्स एज अ गारंटर एंड डिफेंडर ऑफ आवर सुप्रीम कोर्ट, हमारे मौलिक अधिकारों को ये प्रोटेक्ट करते हैं और हमें प्रोवाइड हो सके या फिर मिल सके, इसके लिए ये गारंटी देते हैं या फिर एक्ट दे एक्ट्स एज ए गारंटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए इट इज एम्पावर्ड टू इश्यू रिट्स इंक्लूडिंग हैबस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, को वारंटू एंड सर्चिटरी फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं अगर वो वायलेट हो रहे हैं तो उनके एनफोर्समेंट के लिए ओके ये डिफरेंट रिट्स इश्यू कर सकते हैं। ये रिट्स से रिलेटेड हम एक अलग क्लासेस में पढ़ेंगे डिटेल्स में सारे रिट्स के बारे में। अभी सिर्फ आप इतना याद रखिए जो 5 टाइप के रिट्स होते हैं ये सुप्रीम कोर्ट इश्यू कर सकते हैं। देखिए क्या क्या है रिट्स जो है वो है हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, को वारंटो और एक है सर्च्योररी। ये 5 रिट्स सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकते हैं ओके फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ये याद रखिए। नेक्स्ट, इन दिस रिगार्ड द सुप्रीम कोर्ट इज ओरिजिनल जुरिसडिक्शन इन द सेंस दैट एन एग्रीव्ड सिटीजन कैन गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट नॉट नेसेसरी बाय द वे ऑफ अपील। यानी कि ये जो रिट जुरिसडिक्शन है इसके अंडर या फिर ये जो है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के अंडर आते हैं कि कैसे कौन से सेंस में अगर हम बात करें। देखिए जो भी पर्टिकुलर सिटीजन अगर है अगर उससे कोई प्रॉब्लम हो रहा है या फिर कोई उसका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है इन एनी केस ओके बाय एनीबॉडी, देन इन दैट केस वो जाके अपील कर सकते हैं और वो जाके डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में बता सकते हैं ओके नॉट नेसेसरी बाय द वे ऑफ अपील। यानी कि अपील करना नहीं पड़ेगा ओके डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाके ये उसके प्रोटेक्शन के लिए अपना वायलेशन जो हो रहा है फंडामेंटल राइट्स उसके ऊपर ये केस कर सकते हैं ओके। नेक्स्ट, however the writ jurisdiction of the Supreme Court is not exclusive and even the high courts are also empowered to issue writs। यानी कि अगर हम बात करें writ jurisdiction की ये जो पावर है ये हाई कोर्ट्स के पास भी है। जैसे कि हमने प्रीवियस जुरिसडिक्शन जो हमने देखा ओरिजिनल जुरिसडिक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही था, बट अगर हम रिट जुरिसडिक्शन की बात करें ये सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट के पास भी अवेलेबल है ओके। सो इट इज नॉट एक्सक्लूसिव ओनली फॉर द सुप्रीम कोर्ट, याद रखिए। नेक्स्ट, इट मीन्स व्हेन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर वायलेटेड द एग्रीव्ड पार्टी हैज द ऑप्शन ऑफ मूविंग आइदर टू द हाई कोर्ट और टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। अगर देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम पता है रिट जुरिसडिक्शन दोनों कोर्ट्स के पास है, यानी कि हाई कोर्ट्स के पास भी है और सुप्रीम कोर्ट के पास भी है। तो अगर किसी के कोई भी सिटीजन का फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है देन इन दैट केस वो पर्टिकुलर सिटीजन किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं, यानी कि किसी भी हाई कोर्ट में जा सकते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हैं ओके। ही हैज बोथ द चॉइसेस, इसलिए रिट जुरिसडिक्शन इज नॉट एक्सक्लूसिव, याद रखिएगा। नेक्स्ट और पॉइंट्स हैं देखते हैं। The original jurisdiction of the Supreme Court with regard to the federal dispute is different from its original jurisdiction with regard to dispute of the fundamental rights। देखिए जब हमने बात की ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के बारे में सुप्रीम कोर्ट की, वो जो है फेडरल डिस्प्यूट से डील करता है, यानी कि बिटवीन द सेंटर और स्टेट हो या स्टेट्स के बिटवीन में हो, तो वो जो जुरिसडिक्शन है ये कम्प्लीटली डिफरेंट है विथ रिगार्ड टू अगर हम कंपेयर करें जो
जुरिस्डिक्शन रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स। ओके, फंडामेंटल राइट्स से रिगार्डिंग जो भी डिस्प्यूट्स है अगर उसकी बात करें और जो फेडरल डिस्प्यूट्स हैं जो कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर आते हैं, वो दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है आगे देखेंगे हम। मोreover देखिए, द पार्टीज इन्वॉल्व इन द फर्स्ट केस आर यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन while the disputes in second is between a citizen and the government। ये समझिए, फिर आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, जो हमारा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन था उसके अंडर क्या होता है, जो भी डिस्प्यूट होंगे वो दैट इज बिटवीन द यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन, यानी कि स्टेट्स और सेंटर के बीच में, या फिर कोई दोनों स्टेट्स के बीच में, या फिर कोई स्टेट और सेंटर के बीच में होता था। लेकिन ये जो जुरिस्डिक्शंस होगा या फिर ये जो डिस्प्यूट होगा सेकंड केस की अगर, यानी कि फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें, द डिस्प्यूट्स इन द सेकंड इज बिटवीन ए सिटीजन एंड द गवर्नमेंट, यानी कि इस केस में जो है एक सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट्स होगा। ओके, दिस इज द बेसिक डिफरेंस, आप याद रख सकते हैं। इस तरह ये डिफरेंट है। द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड नॉट फॉर अदर पर्पस। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जो थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए। जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारे फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट हो रहे हैं तो उनके एनफोर्समेंट के लिए रिट्स इशू कर सकते हैं, जो अभी हमने देखा। लेकिन जो हमारा हाई कोर्ट है, ओके, the high court on the other hand can issue writs not only for the enforcement of fundamental rights but also for other purpose। तो इनके पास जो दूसरे पर्पसेस हैं उसके लिए भी रिट्स इशू करने की पावर होती है हमारे हाई कोर्ट्स के पास। तो इसी सेंस में अगर हम देखें तो हाई कोर्ट के पास ज्यादा पावर है इन केस ऑफ रिट जुरिस्डिक्शन। ओके, तो हाई कोर्ट का तो रिट जुरिस्डिक्शन का पावर है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू सुप्रीम कोर्ट। ये बात याद रखिएगा, और इससे जुड़ी कई बार क्वेश्चंस भी आ चुके हैं पास्ट में। ओके, आगे बढ़ते हैं। It means the jurisdiction, writ jurisdiction of High Court is wider than that of Supreme Court. This statement is most important. जो High Court का jurisdiction है, यानी कि जो writ jurisdiction है वो ज़्यादा है in comparison to Supreme Court. Okay. Next, but the Parliament can confer the Supreme Court the power to issue writs for other purposes also. लेकिन ये जो power है Parliament दे सकता है Supreme Court को भी different writs के लिए, different writs other purposes के लिए भी issue करने के लिए। Okay. लेकिन ये अभी तक दिया गया नहीं है, तो इसी वजह से जो हमारे हाई कोर्ट है उसके पास ज़्यादा पावर है इन कंपैरिजन, अगर हम बात करें विद रिगार्ड टू रिट जुरिस्डिक्शन के बारे में। ओके, आगे बढ़ते हैं। एपीलेट जुरिस्डिक्शन, तीसरा जो पावर है, तीसरा जो जुरिस्डिक्शन आता है सुप्रीम कोर्ट का वो है एपीलेट जुरिस्डिक्शन। एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, एपीलेट का मीनिंग होता है अपील करना। ओके, अपील से एपीलेट। तो देखते हैं, as we know the Supreme Court has not only succeeded the Federal Court of India but also replaced the British Privy Council as the highest court of appeal। यानी कि देखिए, पहले जब पहले की बात अगर हम करें, बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करें, तो तभी क्या होता था कि जो ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल था वो था सुप्रीम, इट वाज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील ड्यूरिंग दैट टाइम। ओके, तो ये उसको सक्सीड करके आया, यानी कि जो हमारा फेडरल कोर्ट था, ओके, फेडरल कोर्ट को सक्सीड करके सुप्रीम कोर्ट आया है, तो उसके अंडर क्या था, ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील थे। अब अगर हम देखें तो अब के टाइम में जो सुप्रीम कोर्ट है दैट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। ओके, देखिए, इट इज प्राइमरीली अ कोर्ट ऑफ अपील एंड हियर्स अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट्स। जो भी लोअर कोर्ट्स के अपील होंगे या फिर जो भी जजमेंट्स होंगे लोअर कोर्ट में, अगर द पर्टिकुलर पर्सन या फिर पर्टिकुलर केस के लिए वो जो डिसीजन दिए गए हैं बाय डिफरेंट लोअर कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स हो या फिर कोई सेशन कोर्ट्स हो, अगर उनसे ये सेटिस्फाइड नहीं है दे कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो उस केस में वो सुप्रीम कोर्ट से जाके फिर से अपील कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गिव ए डिफरेंट ओपिनियन और डिफरेंट डिसीजंस इन फॉर द केस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट एंजॉयज ए वाइड एपीलेट जुरिस्डिक्शन व्हिच कैन बी क्लासिफाइड अंडर द 4 हेड्स। तो ये जो एपीलेट जुरिस्डिक्शन की अगर हम बात करें, इसके अंडर ये जो 4 मेजर हेडिंग्स या फिर 4 मेजर पॉइंट्स आते हैं। ओके, इन केसेस में ये अपील्स ले सकते हैं। ओके, फ्रॉम द लोअर कोर्ट इटसेल्फ। देखिए, अपील्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर से कोई अपील हो, ओके, लोअर हाउस से वो ले सकते हैं खुद ये चेक करने के लिए या फिर डिसीजन सुनाने के लिए। कोई भी सिविल मैटर्स हो, अपील्स इन सिविल मैटर, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, सिविल मैटर्स, अपील्स इन क्रिमिनल मैटर्स में भी ये हो सकता है। एंड फाइनली अपील्स बाय स्पेशल लीव, स्पेशल लीव्स के केस में भी या फिर स्पेशल लीव के लिए भी अपील किया जा सकता है बाय यूजिंग द पावर ऑफ अपीलेट जुरिस्डिक्शन। ओके, तो ये जो पावर्स है ये सुप्रीम कोर्ट के पास है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, इट हियर्स द अपील्स अगेंस्ट द जजमेंट्स ऑफ द लोअर कोर्ट। अगर लोअर कोर्ट कोई जजमेंट ऑलरेडी दे चुके हैं, अगर वो जजमेंट या फिर वो डिसीजन किसी सिटीजन को या फिर कोई भी बॉडी हो, कोई भी पर्सन हो, उसको ये पसंद नहीं आ रहा है, देन ही कैन अपील इन द सुप्रीम कोर्ट एंड ही कैन गेट हिज डिसीजंस। ओके, द सुप्रीम कोर्ट विल गिव डिसीजंस इन ऑल दिस केसेस। ये 4 केसेस में ये दे हो सकते हैं। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो, सिविल मैटर हो, क्रिमिनल मैटर हो या फिर कोई स्पेशल लीव के लिए मींस डिसीजन लेना हो। ओके, देन इन दैट केस इट कैन बी डन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ओके, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, एडवाइजरी का मतलब है एडवाइस देना। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो एग्जीक्यूटिव को एडवाइस दे सकता है, ओके, ऑन डिफरेंट लीगल मैटर्स। देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 143, ये याद रखिए, आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है।
आर्टिकल 143 के अंडर ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन हमारे प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति जी को ये अथॉरिटी देते हैं, ये पावर प्रोवाइड करते हैं कि टू सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन टू कैटेगरीज ऑफ मैटर, यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट से ये मदद ले सके, यानी कि एडवाइस ले सकें ये जो मैटर्स है, अगर इनसे रिलेटेड कोई इश्यूज आ रहे हैं, देन इन दैट केस द प्रेसिडेंट कैन आस्क डिफरेंट ओपिनियंस और डिफरेंट व्यूज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, okay, regarding that matter on any question of law or fact of public importance। अगर public importance की कोई बात हो, अगर कोई matter which has arisen or which is likely to arise, जो कि already issues में आ चुका है या फिर जो कि already scene में आ चुका है, okay, जो कि हो चुका है वो issue, या फिर in future in near future वो होने वाला है, तो उसके ऊपर जो हमारे प्रेसिडेंट है वो कंसल्ट कर सकते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट को, okay, regarding its opinion, it will ask for its opinion। दूसरा जो है on any dispute arising out of pre-constitutional treaty, agreement, covenant, engagement, senate और other similar instrument, okay। देखिए अगर कोई pre-constitutional treaty है, pre-constitutional treaty यानी कि जो हमारे इंडिपेंडेंस होने से पहले, यानी कि सॉरी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले 1950 से पहले अगर कोई ट्रीटीज होंगे या फिर एग्रीमेंट होंगे, कोवेनेंट, एंगेजमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डील्स हुए होंगे, ओके, उससे जुड़ी अगर कोई लीगल हेल्प चाहिए, अगर उससे जुड़ी कोई ओपिनियन लेना चाहते हैं, कोई अपना व्यू लेना चाहते हैं ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, देन इन दैट केस द प्रेसिडेंट हैज द राइट टू आस्क फॉर इट, ओके, एज पर द आर्टिकल 143 से जो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन कहते हैं, ओके। इससे जुड़ी और क्या प्रोविजंस हैं देखते हैं। देखिए इन द फर्स्ट केस दैट इज द सुप्रीम कोर्ट में टेंडर और में रिफ्यूज टू टेंडर इट्स ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट, जो अगर हम पहली बात करें दैट इज लॉ ऑफ फैक्ट और पब्लिक इंपोर्टेंस, उस केस में सुप्रीम कोर्ट पहले क्या कर सकते हैं, वो आइदर दे सकते हैं अपना ओपिनियन, अपना व्यूज दे सकते हैं, या फिर मना भी कर सकते हैं, ओके। बट इन द सेकंड केस इट मस्ट टेंडर इट्स ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट। बट सेकंड केस की अगर हम बात करें देन इन दैट केस ये बाउंड है अपना व्यूज, अपना ओपिनियन देने के लिए प्रेसिडेंट को, ओके। पहले केस में ये मना भी कर सकते हैं, ये बोलेंगे कि नहीं मेरे को नहीं देना है, या फिर हमें ये इसके ऊपर कोई भी व्यूज अपना नहीं रखना है, देन इन दैट केस दे कैन डिनाई, ओके। बट फॉर द सेकंड केस की अगर हम कंसिडर करें बात, देन इन दैट केस ही इज बाउंड टू गिव द ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट इफ आस्क्ड बाय हिम। नेक्स्ट, इफ इन बोथ द केसेस द ओपिनियन एक्सप्रेस्ड इज एडवाइजरी एंड नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, ये दोनों ही केसेस में अगर हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है वो कोई एडवाइस देते हैं, कोई ओपिनियन देते हैं, देन इट इज जस्ट एडवाइजरी इन नेचर, यानी कि ये जो है बाइंडिंग नहीं है, कंपलसरी नहीं है ऑन द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को अगर अच्छा लगता है तो वो मानेंगे, नहीं तो नहीं भी मानेंगे, ओके, दैट डजंट मैटर। हाउएवर इट फैसिलिटेट्स द गवर्नमेंट टू हैव ऑथोरिटेटिव लीगल ओपिनियन ऑन ए मैटर टू बी डिसाइडेड बाय इट। लेकिन ये क्या है, जो गवर्नमेंट का एक प्रोविजन है, ओके, उसे फॉलो करके एक ऑथोरिटी, एक लीगल ओपिनियन जो मांगने की जरूरत होती है सुप्रीम कोर्ट से, या फिर हमारा जो लीगल हाईएस्ट अथॉरिटी बोल सकते हैं उनसे कंसल्ट करने का जो प्रोसेस है वो होता है, ओके। एंड अकॉर्डिंगली इट फैसिलिटेट द गवर्नमेंट टू हैव ऑथोरिटेटिव लीगल ओपिनियन ऑन ए मैटर टू बी डिसाइडेड बाय इट। तो कोई भी लीगल मैटर है जिसके ऊपर एक गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है, तो ये सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट करके उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं, ओके। ये उसी बात को फैसिलिटेट करते हैं, ओके। हालांकि ये जो एडवाइस जो भी बोलेंगे वो मानना जरूरी नहीं है, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन भी ले सकते हैं गवर्नमेंट, ओके। आगे देखते हैं, ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ये जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, इट ऑल्सो एक्ट्स एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कैसे देखते हैं, एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड द सुप्रीम कोर्ट हैज टू पावर्स। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के हिसाब से ये इनके पास जो है दो पावर्स होते हैं। क्या है वो दो पावर्स, देखिए। पहला जो है द जजमेंट प्रोसीडिंग्स एंड एक्ट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर रिकॉर्डेड फॉर परपेचुअली मेमोरी एंड टेस्टिमोनी, यानी कि जो भी केसेस आएंगे, ओके, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, उसके जो भी डिसीजंस होंगे, जो भी प्रोसीडिंग्स होंगे, उसे रिकॉर्ड करके रखा जाएगा, ओके। उसका एक रिकॉर्ड रखा जाएगा ताकि उसको एज ए रेफरेंस यूज करके फ्यूचर में उससे रिलेटेड डिसीजंस दिया जा सके, ओके, उस तरह के डिसीजन दिए जा सके, या फिर उसको कंपेयर करके उसको एक रेफरेंस के तौर पर यूज किया जा सके बाय डिफरेंट कोर्ट्स ऑल्सो, ओके, डिफरेंट हाई कोर्ट्स हो या फिर कोई सेशंस कोर्ट्स हो, उसके बेसिस पर ये अपना डिसीजन सुना सके। इसीलिए इसका जो प्रोसीडिंग्स होंगे, जजमेंट्स होंगे, इसे मेमोरी और टेस्टिमोनी के लिए रखा भी जाता है। दिस records are admitted to be of evidentiary value and cannot be questioned when procedure before any court। तो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, और ये एक एज एन एविडेंस, एज एन रेफरेंस रखा जाता है ये सारा रिकॉर्ड्स। दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज लीगल प्रेसिडेंट्स एंड लीगल रेफरेंसेस, ओके। तो ये देखिए, ये ऑलरेडी जो लीगली ये जो है प्रेसिडेंट्स के हिसाब से काम कर चुके हैं, बिकॉज ऐसा डिसीजंस ऑलरेडी पास्ट में दिए जा चुके हैं। तो उसके बेसिस पर नेक्स्ट जो ऐसे भी केसेस आएंगे उसके ऊपर डिफरेंट कोर्ट्स अपना डिसीजन सुनाएंगे उसको रेफर करके। इट हैज द पावर टू पनिश, एक और पॉइंट है, ओके, एज
एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। देखिए इनके पास पावर रहता है टू पनिश फॉर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर कोई कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है तो उसको ये पनिशमेंट देने का पावर भी इनके पास है। कॉन्टेम्प्ट यानी कि देखिए आइदर विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म अप टू 6 months और विद फाइन अप टू 2000 और विद बोथ। तो ये जो पनिशमेंट देंगे 6 महीने तक ये इम्प्रिजन में रह सकते हैं या फिर फाइन दे सकते हैं अप टू 2000 या फिर दोनों भी एक साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इन 1991 द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट इट इज पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ नॉट ओनली ऑफ इटसेल्फ बट आल्सो ऑफ हाई कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स फंक्शनिंग इन द एंटायर कंट्री। यानी कि देखिए ये जो 1991 में एक डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उन्होंने कहा कि नॉट ओनली सुप्रीम कोर्ट बट यानी कि देखिए हमारे जो कंट्री के अंदर जितने भी सारे कोर्ट्स होंगे या फिर ट्रिब्यूनल्स होंगे, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो गए, हाई कोर्ट्स हो गए, डिफरेंट ट्रिब्यूनल्स हो गए, अगर आप उनको भी कंटेम्प्ट कर रहे हैं, उनका भी जो वायलेशन है प्रोसीडिंग्स में कोई रेस्ट्रिक्शंस कर रहे हैं या फिर उनके जो डिग्निटी ऑनर को आप कोई हार्म पहुंचा रहे हैं, देन इन दैट केस उनके पास पावर है, दे कैन पनिश द पर्टिकुलर कल्प्रिट इन द केस ऑफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट। ओके, तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करने के लिए उन्हें पनिशमेंट भी दिया जा सकता है पर अगर आप कोई भी कोर्ट को कंटेम्प्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये जो डिसीजन था ये 1991 में आया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंडर और क्या प्रोविजंस है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी सिविल और क्रिमिनल। जो हमारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अभी हमने बात की जिसके लिए आपको पनिशमेंट मिल सकता है, तो वो दो तरह के हो सकते हैं, एक है सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या फिर दूसरा जो है क्रिमिनल केसेस में। तो कैसे है ये डिफरेंट, देखिए सिविल कंटेम्प्ट मीन्स विलफुल डिसोबीडियंस टू एनी जजमेंट, ऑर्डर, रिट और अदर प्रोसेस ऑफ ए कोर्ट और विलफुल ब्रीच ऑफ एनी अंडरटेकिंग गिवन टू ए कोर्ट। देखिए सिविल कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है कि विलफुली अपने खुद के मर्जी से आप डिसोबे करोगे, किसको, सुप्रीम कोर्ट के दिए गए जजमेंट को, ऑर्डर को, या फिर कोई इशू किया गया है रीट उसको, या फिर और अदर प्रोसेस ऑफ कोर्ट, और विलफुल ब्रीच करेंगे आप। ओके, कोई अंडरटेकिंग आपने ली है और उसको आप नहीं मान रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं गिवन टू ए कोर्ट, तो ये सारे केस में ये कंसिडर किया जाएगा, इट विल बी ए सिविल कंटेम्प्ट। ओके, बेसिकली अगर आप जजमेंट को नहीं मानते, ऑर्डर को नहीं मान रहे हैं, दैट इट विल बी ट्रीटेड एज ए सिविल कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। नेक्स्ट जो है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट कौन से केसेस में कहे जाएंगे, देखिए क्रिमिनल कंटेम्प्ट मीन्स द पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर और डूइंग एनी एक्ट। कोई भी अगर आप ऐसा काम करते हैं जिससे कि द स्कैंडलाइजेस और लोअर्स द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, आइदर जो कोर्ट की अथॉरिटी है, पावर है, वो लोअर होती है या फिर डिस इमेज होता है उसका। ओके, देन इन दैट केस इट विल बी ट्रीटेड एज क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिमिलरली प्रेजुडिसेस और इंटरफेरेंस एंड विद द ड्यू कोर्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग। अगर आप जुडिशियल प्रोसीडिंग को प्रेजुडाइज कर रहे हैं, ओके, या फिर चेंज कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं उसके बीच में, दैट विल आल्सो कंसिडर्ड एज criminal court of contempt of court. Okay, interferes or obstructs the administration of justice in any other manner. कोई अगर दूसरे मैटर में या फिर कोई दूसरे मैनर में, दूसरे वे में भी अगर आप इंटरफेयर करते हैं या फिर ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, ओके, कोर्ट को, एडमिनिस्ट्रेशन को इंटरफेयर करते हैं, ओके, उसके बीच में उसको, उसकी प्रोसीडिंग्स को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, देन इन दैट केस इट विल बी कंसीडर्ड एज ए क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। ओके, और उसके लिए आपको पनिशमेंट भी मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाउएवर इनोसेंट पब्लिकेशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम मैटर, फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्ट्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, fair and reasonable criticism of judicial acts and comments on the administrative side of the judiciary do not amount to contempt of court. लेकिन ये जो सारी बातें हैं अगर ये कुछ लिमिट के अंदर हो, ओके, फेयर और आप एक रीजनेबल कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहे हैं जुडिशियल एक्ट्स के बारे में या फिर कमेंट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के बारे में, ओके, इन ए पॉजिटिव सेंस, ओके, और या फिर कहे कि एक फेयर वे में कर रहे हैं, देन इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हिसाब से नहीं देखा जाएगा, ट्रीट नहीं किया जाएगा। ओके, तो कोई भी ऐसा एक्ट, कोई भी ऐसा काम अगर आप कर रहे हैं जिससे कि कोर्ट का डिसऑनर हो रहा है, कोर्ट का जो प्रोसीडिंग्स के ऑब्स्ट्रक्ट हो रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं आप कोर्ट के वर्किंग प्रोसीजर में, या फिर कहें आप डिसओबे कर रहे हैं उनके जजमेंट ऑर्डर को, देन इन दैट केस वो कंटेम्प्ट माना जाएगा। ओके, लेकिन आप रीजनेबल क्रिटिसिज्म कर सकते हैं और जो इनोसेंट पब्लिकेशंस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम मैटर्स भी ये सब कर सकते हैं, फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्ट्स भी निकाल सकते हैं। ओके, दिस इज अलाउड। नेक्स्ट, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर है सुप्रीम कोर्ट का। ओके, जिससे ये वजह से एक चेक एंड बैलेंस बना रहता है बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, देखिए Judicial review is the power of the Supreme Court to examine the constitutionality of legislative enactments and executive orders of both the central and state government। यानी कि जो भी लॉज बनाएंगे हमारे लेजिस्लेचर हो या फिर इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव, आइदर इन द स्टेट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो उनकी जो लॉज लाए जाते हैं उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को वो चेक करते हैं, यानी कि उनकी तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी वो संवैधानिक है कि नहीं, यानी कि जो भी सारे प्रोविजंस है, जो भी सारे प्रावधान है हमारे संविधान में उसके अकॉर्डिंगली है कि नहीं। अगर ये किसी की भी प्रोविजंस को वायलेट करते हैं ये लॉज, देन इट विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, और यू कैन से द सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर देम अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसमें ये
उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक डिक्लेयर कर सकते हैं। देखिए, ऑन एग्जामिनेशन इफ दे आर फाउंड टू बी वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो कोई भी लॉज अगर वायलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसे हम अल्ट्रा वायर्स कहते हैं, दे कैन बी डिक्लेयर्ड इलीगल, उन्हें इलीगल डिक्लेयर किया जा सकता है। कोई भी वो लॉ लाया हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा और इनवैलिड यानी कि नल एंड वॉइड हो जाएगा। जिस दिन से भी ये अपना डिसीजन देगी उसी दिन से वो काम करना बंद कर देगी वो लॉ, ओके, पर्टिकुलरली, जिसे कहते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये बहुत जरूरी है बिकॉज हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सारा प्रोविजंस रहे और सारा काम हो सके, उसके लिए ये जो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज मोस्ट इंपोर्टेंट पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ओके, ये बहुत जरूरी पावर होता है खास करके। Consequently, they cannot be enforced by the government. अगर ये null and void या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट, देन इन दैट केस वो जो लॉ होगा, वो जो लेजिस्लेशन लाए होंगे, कोई भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो एनफोर्स नहीं हो पाएगा और वो इनवैलिड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अदर पावर्स। ओके, कुछ और भी पावर्स है सुप्रीम कोर्ट के, उसके बारे में एक नजर डालते हैं उसके ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, इट डिसाइड्स द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। जो हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है, कोई ऐसा कोई इश्यूज आ रहे हैं, देन इन दैट केस जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, वो डिसाइड करेंगे। इट हैज द अथॉरिटी टू डिसाइड द इलेक्शन। सिमिलरली इन दिस रिगार्ड ही हैज ओरिजिनल, एक्सक्लूसिव एंड फाइनल अथॉरिटी। इसमें जो है इनका ही फाइनल डिसीजन, फाइनल अथॉरिटी रहेगा। ओके, ये जो भी डिसाइड करेंगे वही सही होगा इन दिस केस। सेकंड जो पावर है, इट इंक्वायर्स इनटू द कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ द चेयरमैन ऑन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी ऑन ए रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो ये जो कंडक्ट एंड बिहेवियर अपने यूपीएससी के चेयरमैन हो गए या फिर उसके मेंबर्स हो गए, उनके जो कंडक्ट और बिहेवियर के ऊपर भी ये चेक कर सकते हैं, इंक्वायरी बैठा सकते हैं। ओके, एंड इफ ही फाइंड्स देम गिल्टी, अगर सुप्रीम कोर्ट जो है उन्हें गिल्टी पाते हैं, हमारे जो यूपीएससी के चेयरमैन ये हैं या फिर मेंबर्स को गिल्टी पाते हैं, देन इट कैन रिकमेंड टू द प्रेसिडेंट फॉर द रिमूवल। तो ये रिकमेंड करेंगे राष्ट्रपति जी को उनको रिमूव करने के लिए, उनको हटाने के लिए। एंड द एडवाइस इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। ये देखिए इंपॉर्टेंट, अगर इस दौरान वो कुछ भी एडवाइस देते हैं, यानी कि किसी भी यूपीएससी मेंबर या फिर चेयरमैन को रिमूव करने के लिए अगर वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, देन दैट एडवाइस इज कंपलसरी ऑन द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट को वो मानना ही पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग वो पर्टिकुलर मेंबर को या फिर चेयरमैन को यूपीएससी के जो है उन्हें रिमूव करना पड़ेगा। ओके, सो इट हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर। और इनके पास एक और पावर है, क्या है, ये अपना ही ऑर्डर, अपना ही जजमेंट जो दिया गया होगा उसे रिव्यू कर सकते हैं। ओके, दिस इज नॉट बाउंड बाय इट्स प्रीवियस डिसीजन एंड कैन डिपार्ट फ्रॉम इट इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ऑफ और कम्युनिटी वेलफेयर। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट आज कोई डिसीजन सुनाया है, ओके, और कई साल बाद उसी इश्यू पे अगर कोई दूसरा यानी कि अपना डिसीजन चेंज करना हो फॉर द सेक ऑफ जस्टिस हो या फिर कम्युनिटी वेलफेयर हो, सबकी खुशी के लिए, सबकी भलाई के लिए, अगर वो डिसीजन चेंज करना पड़ रहा है, तो इन दैट केस इट कैन चेंज। ओके, इट कैन चेंज इट्स ओन जजमेंट ऑल्सो। जैसे कि हुआ था, आप अगर आप पढ़े होंगे तो आप रिलेट कर सकते जो सुप्रीम कोर्ट ने किया था, यानी कि इन द गोलकनाथ केस जो 1967 में आया था, उसके ऊपर जो डिसीजन सुनाई गई थी उसको फिर से चेंज किया गया इन द केशवानंद भारती केस जो कि 1973 में आया था। ओके, तो ये खुद के डिसीजन को भी चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम देखें, इट इज ऑथराइज्ड टू विड्रॉ द केसेस पेंडिंग बिफोर द हाई कोर्ट्स। अगर हाई कोर्ट्स में कोई केसेस पेंडिंग हो तो ये विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि ला सकते हैं खुद के जुरिडिक्शन में, और एंड कैन डिस्पोज देम बाय इटसेल्फ, और इन्हें डिस्पोज भी कर सकते हैं खुद से। ओके, इट कैन आल्सो ट्रांसफर ए केस और अपील पेंडिंग बिफोर वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। तो एक हाई कोर्ट में अगर कोई केस पेंडिंग है तो उसे खुद ले सकते हैं, खुद इसके ऊपर डिसीजन देके डिस्पोज कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, या फिर किसी दूसरे हाई कोर्ट को भी ये अपना जो केस है ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, ये इतना भी पावर रखते हैं। नेक्स्ट और क्या है, देखिए और भी कुछ पावर। इट्स लॉज इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया, यानी कि जो ये जो लॉ इशू करेंगे अपना हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, जैसे कि ये सर्वोच्च न्यायालय है, ये जो भी लॉ देंगे या फिर जो भी डिसीजन सुनाएंगे, दैट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, सारे कोर्ट्स को वो फॉलो करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। इट्स डिस्क्री और ऑर्डर इज एनफोर्सेबल थ्रू आउट द कंट्री। ये जो भी ऑर्डर देंगे या फिर जो भी इशू करेंगे, अपना डिसीजन सुनाएंगे, वो सारे कंट्री में लागू होना चाहिए। इट विल बी एनफोर्सेबल फॉर ईच एंड एवरीवन। All authorities that is civil and judiciary in the country should act in aid of the Supreme Court। यानी कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई ऑर्डर देते हैं रिलेटेड टू एनी वर्किंग और फिर प्रोसीडिंग्स ऑफ द सिविल वर्किंग, सिविल प्रोसीडिंग्स और द जुडिशियरी प्रोसीडिंग्स, वो सारे अथॉरिटीज को मानना पड़ेगा। ओके, दिस शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट।
सिमिलरली इट इज द अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने जैसे कि देखा कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई कंफ्यूजन आता है, कोई फ्रेज या फिर कोई वर्ड, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था जो वर्ड कंसल्टेशन के ऊपर बहुत सारा कंफ्यूजन था, ओके, तो ऐसा कोई इश्यूज आता है तो उसको इंटरप्रेट करने के लिए, उसका एक्चुअल प्रोविजन, एक्चुअल मीनिंग समझाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर सकते हैं। तो ही इज द, और यू कैन से इट इज द फाइनल और अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो जो भी प्रोविजंस, पर्टिकुलर प्रोविजंस के बारे में जो भी डिसीजन देंगे वो फाइनल होगा। ओके, इट कैन गिव फाइनल वर्जन टू द स्पिरिट एंड कंटेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्बिएज यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो कौन से सेंस में वो यूज किया गया है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या महत्व है, वो कौन से केसेस में हम कैसे यूज करते सकते हैं, तो उसके ऊपर जो कंप्लीट इंटरप्रिटेशन है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही दे सकते हैं। It has the power of judicial superintendence and control over all courts and tribunals functioning in the entire territory of the country। यानी कि हमारे देश में जितने भी सारे हाई कोर्ट्स हैं, डिफरेंट ट्रिब्यूनल्स हैं, ओके, उनके ऊपर ये सुपरिंटेंडेंस रखते हैं, यानी कि कंट्रोल करने का अथॉरिटी है ये सबके, ओके, हायर अथॉरिटी है, ये याद रखिए। These are all the different powers of the Supreme Court. Similarly, the Supreme Court's jurisdiction and power with respect to matters in the Union List can be enlarged by the Parliament। तो अगर यूनियन लिस्ट से रिलेटेड जो भी सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शंस हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कशन की, ये जो सारे पावर्स और जुरिस्डिक्शन है ये एक्सटेंड भी किए जा सकते हैं, बढ़ाए भी जा सकते हैं, और कौन करेगा इन्हें, ये करेंगे हमारे पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट चाहे तो इनकी जो जुडिशरी की पावर एक्सटेंड भी कर सकते हैं। सिमिलरली further its jurisdictions and power with respect to other matters can be enlarged by special agreement of the center and state। और भी क्या कर सकते हैं, अगर एक स्पेशल एग्रीमेंट होता है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, इन दैट केस ऑल्सो वो करके भी ये अपना सुप्रीम कोर्ट के जो पावर्स हैं बढ़ा सकते हैं। ओके, दे कैन बी एनलार्ज्ड। सो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो एडवांटेजेस लगा हो, यूजफुल लगा हो, देन प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।